हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनुराग सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग, जिस चैप्टर का नाम है समुच्चय, यानी इसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय कहता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आप समझ नहीं रहे होंगे कि सुपरिभाषित होता क्या है। अब आप ये समझना है कि सुपरिभाषित होता क्या है। दोस्तों, ये जो सुपरिभाषित है, इसका तात्पर्य होता है कि वस्तु एक दूसरे से भिन्न हो। यानी आप कोई संग्रह बना रहे हैं, तो वो संग्रह में जो आप एक बार एलिमेंट्स को प्रयोग कर चुके हैं, आप उसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई ने संग्रह बना रहे हैं, जैसे कोई डाटा आप तैयार कर रहे हैं जिसमें नाम लिख दिए, राम हो गया, ये श्याम है, ये मोहन है। इस तरह से जो आप नाम लिख दिए, आप जो संग्रह बना रहे हैं, तो अगर आप फिर से यहाँ पे राम लिख दिए तो ये क्या हो गया, आपको ये सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सुपरिभाषित में कहता है कि कोई भी एलिमेंट्स जो है दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि संग्रह हमेशा समान होना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज डेट, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, तो उस कक्षा में हम कह दें आपसे कि आप ऐसा कीजिए कि जितने छात्र हैं आपकी कक्षा में, उन सभी का नाम लिख करके हमको लाइए। आप क्या कीजिएगा, सारा बच्चा को नाम ला करके हमको दिखा दीजिएगा। फिर आप ही के कक्षा के दूसरे विद्यार्थी को कह दे कि बाबू आप ही फिर से इसमें नाम लिखो, तो क्या ये अलग अलग नाम लिख करके लाएगा? तो आप कहिएगा कि जी नहीं, एक ही नाम लिख करके लाएगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि कोई राम का नाम ऊपर लिख दिया होगा और वो राम का नाम हो सकता है पीछे लिख देगा। सिर्फ फर्क इतना ही है। ऐसा ये नहीं है कि जो आप नाम लिख के लाइएगा वो नाम में उसका नाम नहीं मिलेगा, आप दोनों का नाम मैच कर जाएगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि संग्रह हमेशा समान होना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो आप समझे, ये सेट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह होना चाहिए। कैसा संग्रह होना चाहिए? सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह होना चाहिए। यानी फिर से जो आप एक बार एलिमेंट्स को प्रयोग कर चुके हैं, उसे दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति जो है उसके अलग अलग संग्रह नहीं बना सकता है ना। ऐसा इसको हम लोग समुच्चय समझेंगे। अब देखिए, संग्रह के वस्तु को समुच्चय का अवयव या तत्व या सदस्य कहते हैं। याद रखिएगा, जो आप संग्रह बना रहे हैं उसकी जो वस्तु है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवयव, तत्व या सदस्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप ना कोई सेट बना रहे हैं, तो एक बात और याद रखिएगा कि सेट को हमेशा क्या करते हैं, मंझोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। सेट को किसके अंदर रखा जाता है? मंझोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। तो और ये जो है मंझोले कोष्ठक के अंदर रखते हुए सबसे बड़ा बात ये याद रखना होगा आप लोगों को कि सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा करते हैं। जैसे आप क्या किए कि एक सेट बना रहे हैं, जैसे लिख दिए यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि सेट ए, और इसमें ये जो हम लोग प्रयोग किए हैं 1 2 3, ये सब क्या है, यही सेट ए का क्या है, अवयव है, तत्व है, सदस्य, यानी मेंबर कहिए, एलिमेंट्स कहिए, ये सब क्या है, ये सेट ए का है ना। अब याद रखना है कि गणित में समुच्चय शब्द का प्रयोग जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। गणित में जो है समुच्चय शब्द का प्रयोग, है ना,
जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। तो आप समझ गए होंगे समुच्चय के बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं समुच्चय का निरूपण और इसके अवयव के बारे में। तो अभी हम बताए हैं समुच्चय के निरूपण में कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और उसका जो एलिमेंट्स होता है यानी तत्व होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे इस तरह से ये जो लिखिएगा ए बी सी, मान लीजिए कि आप क्या किए, ये मेरे पास एक सेट है, सेट ए क्या है? ए बी सी डी। ये सब जितने जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं या सदस्य कह सकते हैं। ये है, तो इसको हम लोग जो सेट है, इस सेट का जो अवयव है उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। और ये जो हो गया इसको हम लोग क्या करते हैं? सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा करते हैं। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। समुच्चय को हम लोग कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं? तो देखिए, समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां होती है। याद रखिएगा, समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां होती है। पहला सारणी या तालिका रूप, सारणी या तालिका रूप यानी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सारणी या तालिका रूप। दूसरा होता है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप, है ना, यानी सिंबॉलिक फॉर्म और रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता है समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। ये बहुत बड़ा नाम है दोस्त, है ना। इतना बड़ा याद करने की कोई जरूरी नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, ये दोनों में से किसी एक को और इतना में से किसी एक को। तो चलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको याद रखते हैं, तालिका रूप यानी रोस्टर फॉर्म, और ये समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए ये दोनों को कैसे समझेंगे, कौन सा समुच्चय बना हुआ रहेगा, किस तरह के समुच्चय को हम लोग समझेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे तालिका रूप को यानी रोस्टर फॉर्म को समझ लीजिए। कहता है कि उस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझोले कोष्ठक के अंदर एकक कर अर्ध विराम देकर लिखा जाता है ना। देखिए कहता है कि उस रूप में समुच्चय के सभी अवयव को मंझोले कोष्ठक के अंदर, किस कोष्ठक के अंदर? मंझोले कोष्ठक के अंदर एक कर अर्ध विराम देकर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अगर आप इस तरह से देखें, कहीं पे लिखा मंझोले कोष्ठक होना चाहिए, उसके बाद जो आपका एलिमेंट्स है वो एकक एलिमेंट्स के बाद क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। अगर इस तरह से आप कहीं भी लिखा देखें तो इसको आप जान लीजिएगा कि ये रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है। ये सेट जो तैयार है किस फॉर्म में तैयार है? रोस्टर फॉर्म में तैयार है। अब हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या कंडीशन होना चाहिए, कैसे समझेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में? अब देखिए दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है कि इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मंझोले कोष्ठक के अंदर एक चर, ये एक्स है, एक चर को लिखकर तिरछी लकीर या कॉलन देकर पुनः चर लिखकर तथा अर्ध विराम देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। देखिए दोस्तों, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए एक सेट हम बना लेते हैं जो रोस्टर फॉर्म का लिखते हैं। अब ये देख लीजिए, ये क्या है? एक सेट बना लिए हैं जो रोस्टर फॉर्म में है।
अब इस रोस्टर फॉर्म को हम लोग को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या बताया कि इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है, यानी जो इसके जितने एलिमेंट्स लिखा हुआ है इससे आप संतुष्ट हो लीजिए कि ये क्या है। तो हम क्या समझ रहे हैं इससे कि ये 5 तक के प्राकृत संख्या है। 5 तक की ये क्या है, प्राकृत संख्या है। हमने ये इससे संतुष्ट हो लिया। तो आप क्या कर लीजिए, पहले संतुष्ट हो लीजिए। और कहता है कि बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मंझोले कोष्ठक के अंदर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक मंझोले कोष्ठक लगाइए। मंझोले कोष्ठक के अंदर एक चर लगाइए आप। इस तरह से हम x लिखते हैं दोस्त, है ना। तो एक चर लगाइए और चर लिखकर तिरछी लकीर या कॉलन देकर, आप चाहे दोगों में किसी एक चीज का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप तिरछी लकीर लगा लीजिए, चाहे तो आप कॉलन लगा लीजिए। तो तिरछी लकीर या कॉलन देकर, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे कॉलन लगा लेते हैं। तो कॉलन क्या है, देकर पुनः चर को लिखा जाता है, तो पुनः चर लिख देना है। उसके बाद फिर कहता है कि अर्धविराम यानी कॉमा। आप कॉमा यहाँ पे लगा सकते हैं या तो फिर नहीं भी लगा सकते हैं, कॉमा का कोई जरूरी नहीं है ना। तो अर्धविराम देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। तो उस गुण को हम लोग लिखेंगे जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव से क्या हुए, हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। तो संतुष्ट क्या हो गए हम लोग कि ये 5 तक के प्राकृत संख्या है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 तक की प्राकृत संख्या है। तो आप इस तरह से जो भी सेट लिखा हुआ आप लोग को मिले तो समझ जाइएगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कहेंगे। या तो फिर मान लीजिए कि इसी चीज को यहाँ पे तिरछी लकीर कॉलन न दे करके तिरछी लकीर दे दे, है ना, कॉमा नहीं भी रहे और लिख दे 5 तक की प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या है। तो आप यहाँ पे प्राकृत संख्या है लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो देखिए परिमित समुच्चय होता क्या है। परिमित समुच्चय जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके, वह परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, वैसा समुच्चय हो जिसके हम लोग एलिमेंट्स गिन सकें। जैसे मान लीजिए एक सेट तैयार कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट है। अब इस सेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, परिमित समुच्चय, कि जिसके अवयवों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना, जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं। सेट दूसरा देखिए A B C D E F G, मान लीजिए कि इस तरह से एक सेट और है। अब इसका अवयव को हम लोग गिन सकते हैं या नहीं, गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गया, 7 को। इसमें भी एलिमेंट्स है, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिस समुच्चय के अवयवों को गिना ना जा सके वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कह सकते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, आप इसी में क्या कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे डॉट डॉट लगा दीजिए। इससे क्या हो गया कि अनंत तक जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसको गिनना संभव नहीं है। ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे, कि जिसको हम लोग क्या गिन नहीं सकते हैं उसको अपरिमित समुच्चय कहेंगे।
अब एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके उसको तो परिमित समुच्चय कहते हैं। और परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या जब ज्ञात करना हो तो परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए, है ना, नंबर ऑफ सेट ए। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग ले लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर सेट ए बराबर मान लो ए बी सी डी। अब यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी डी। अब इसके कहता है कि आपसे प्रश्न में पूछता कि आप क्या कीजिए कि सेट ए के अवयवों की संख्या ज्ञात करें। तो अवयवों की संख्या जो ज्ञात करना है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 कितने अवयव है, 4 अवयव है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4, है ना, कितने 4 यानी 4 आपके पास अवयव है। इस सेट में कितने अवयव दिया हुआ था, 4। तो आप परिमित समुच्चय समझ गए होंगे कि वैसा समुच्चय जिसको गिना जा सके और वैसा समुच्चय जिसको नहीं गिना जा सके उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब आता है समतुल्य समुच्चय कि भाई समतुल्य समुच्चय क्या होता है। तो इसमें दो परिमित समुच्चय, कैसा समुच्चय हो, परिमित हो, दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। याद रखिएगा इसमें अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। क्या समान होना चाहिए, संख्या समान होना चाहिए। मान लो ना कि हम दो गो सेट बना लेते हैं, सेट ए बराबर लिख लेते हैं 1 2 3 और यहाँ सेट बी बराबर लिख लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, आपका अवयवों की संख्या समान है। यहाँ पे भी 3 अवयव है और यहाँ पे भी 3 अवयव है। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या हुआ, समान हुआ। आपका एलिमेंट्स समान हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपका ये जो अवयव है वो समान हो या नहीं हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब क्या है, तो इसके अवयव की संख्या समान होनी चाहिए। जितना सेट ए में अवयव हो उतना ही सेट बी में अवयव होनी चाहिए। समझ गए। अब देखिए अब आता है बराबर समुच्चय। तो दो समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। अब यहाँ पे ना ध्यान देने की बात है, इसमें क्या कहता है कि इसमें क्या बराबर होनी चाहिए भाई, बराबर समुच्चय में क्या होनी चाहिए, तो जो आपका सेट ए में अवयव हो वही सेट बी में भी अवयव होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए क्या है आपके पास 1 2 3, है ना, और यहाँ पे सेट बी ले लेते हैं 3 1 2। अब देख लीजिए ये क्या कह रहा है कि दो समुच्चय ए और बी लिए हैं, बराबर समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव ए में कौन कौन सा अवयव है 1 2 3, तो ए का प्रत्येक अवयव है ना बी में देख लीजिए 1 2 3, है ना, तथा बी का भी प्रत्येक अवयव 3 1 2 क्या किस में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो इसमें भी मिल रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बराबर समुच्चय कहते हैं। यानी एक बार फिर से याद रखिएगा, परिमित समुच्चय उसको कहते हैं जिसके अवयवों को गिना जा सके, है ना, जिसके अवयवों को क्या किया जा सके, गिना जा सके। अपरिमित समुच्चय उसको कहते हैं जिसके अवयवों को गिना न जा सके। उसके बाद आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय इसको कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो। अवयवों की सिर्फ क्या होनी चाहिए, बराबर, संख्या होनी चाहिए बराबर, है ना, उसको हम लोग कहेंगे समतुल्य समुच्चय। लेकिन बराबर समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें अवयव बराबर होना चाहिए। दो सेट इस प्रकार हो कि जिसके अवयव क्या हो, बराबर हो, है ना, बराबर हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पहला था, ये दूसरा से भी समझ लीजिए। आपके पास एक सेट हम तैयार कर रहे हैं ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, और बी में देख लेते हैं बी ए डी सी। अब इसमें देख लीजिए एक बार, जो आपका सेट ए में अवयव है वही सेट बी में है ना, ए है तो ए है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, डी है तो डी है। जो आपका सेट ए में है वही अवयव सेट बी में है, और जो अवयव आपका सेट बी में है वही अवयव क्या है, सेट ए में है। तो ऐसा अगर कहीं पे दिखे उसको हम लोग कहेंगे बराबर समुच्चय। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं समुच्चयों के प्रकार। आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा
आप भी एक नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आप कभी भी इस समय परेशानी आए तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं समुच्चयों के प्रकार, कि कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं। पहला आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय को संकेत में फाई, इसे फाई कहा जाता है, फाई या मंझोले कोष्ठ से सूचित किया जाता है ना, याद रखिएगा। रिक्त समुच्चय को फाई या मंझोले कोष्ठ से सूचित किया जाता है। अब बोलिएगा कि सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल इसमें लें जो रिक्त समुच्चय में आता हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। तो हाँ है एग्जाम्पल। जैसे हम आपसे बोल दें कि आप क्या कीजिए कि पूरे विश्व में अमरणशील व्यक्तियों का संग्रह बना करके लाइए। पूरे विश्व में जितने भी अमरणशील व्यक्ति है उससे क्या कीजिए, उसका आप संग्रह बनाइए। अब आप क्या कीजिएगा कि इसको पूरे वर्ल्ड में खोजना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कौन ऐसा इंसान है जो अमरणशील है। ऐसा कभी होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इस वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं वो कोई अमरणशील नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मरने वाला नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहेंगे कि ये रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा संभव ही नहीं है। जो आप सर बता रहे हैं, हमको जो काम दे रहे हैं वो तो संभव ही नहीं है। तो आप क्या कहिए सर ये रिक्त समुच्चय, ये जगह खाली हो गया, ये संभव ही नहीं है इसको भरना, है ना। तो आप देखिए दूसरा का आता है एकल समुच्चय। दूसरा होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, क्या हो? सिर्फ एक ही गो हो, कुछ भी हो तो सिर्फ एक ही गो हो, है ना। ये सब क्या है? एकल समुच्चय का एग्जाम्पल है। जिसमें क्या होनी चाहिए? तो जिसमें केवल एक ही अवयव होना चाहिए उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। अब आता है युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय होता क्या है? जिस समुच्चय में दो सदस्य हो, कितने हो? दो गो हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? युग्म समुच्चय कहेंगे। इसमें सिर्फ दो गो होना चाहिए। जैसे में आप ले लीजिए 1 5 3 9 CF, है ना, कुछ हो ले लो, राम मोहन। जिसमें क्या हो? सिर्फ दो गो एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें देखिए ये वाला सेट में कितने एलिमेंट्स है? दो गो। इसमें भी दो गो, इसमें भी दो गो, इसमें भी दो गो। ऐसे अगर दो सेट वाले आपके पास कोई मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे? युग्म समुच्चय कहेंगे। अगला आता है एक और है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय कहता है कि यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी, है ना, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी समुच्चय हो तो ऐसे समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ऐसा लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ना, इसमें क्या है? 1 3 5, है ना। इस तरह से क्या है? आप देख रहे हैं ना, प्रत्येक सदस्य भी इसका क्या है? समुच्चय है। प्रत्येक सदस्य भी इसका क्या है? समुच्चय है। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चयों का समुच्चय कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ समुच्चय के मानव संकेतों के बारे में, है ना। ये आपको जो संकेत हम लोग पढ़ेंगे वो आपको ग्रेजुएशन +2 तक के आपको मिलने वाला है, बहुत काम आने वाला है। इसलिए आप उसको एकदम कंफर्म याद कर लीजिएगा और इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मानक संकेतों के बारे में। तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ विशेष समुच्चयों के मानव संकेत के बारे में। जैसे यहाँ पे n है, n से हम लोग प्राकृत संख्या का समुच्चय निरूपित करते हैं, है ना। n से प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z या i से पूर्णांकों का समुच्चय, q से क्या होता है? परमेय संख्याओं का समुच्चय, r से होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z+ से होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय,
Q प्लस से धन परमेय संख्याओं का समुच्चय और R प्लस से होता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपका मानक संकेत है, आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सिंबल के बारे में। जैसे ये देख रहे हैं, ये सिंबल है, इसको आप समझिए क्या होता है इससे। जैसे मान लीजिए इसका क्या काम है, इसका क्या काम होता है, किसी भी सेट का सदस्य है या नहीं है वो बतलाता है ये सिंबल, है ना। किसी भी सेट का सदस्य है या नहीं है उसको दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेट दिया है ना, 1 2 3 4 5, ये एक सेट है आपके पास। अब यहाँ पे हम लिखे कि 1 बिलोंग्स ए, इसको बिलोंग्स भी है ना पढ़ा जाता है, 1 बिलोंग्स सेट ए, 1 बिलोंग्स सेट ए, है ना, 1 बिलोंग्स सेट ए। दूसरा यहाँ लिख देते हैं 6 बिलोंग्स सेट ए। अब हम आपसे पूछें, ये बताइए कि 1 बिलोंग्स, है ना, इसको 1 बिलोंग्स सेट ए। अब इसमें इसका मतलब हुआ क्या कि ए 1 जो है एक है जो सेट ए का सदस्य है कि नहीं। तो आप क्या कहिएगा कि सर ये तो है ही, क्योंकि सेट ए में वो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट है। आप उस अवस्था में ये लगा सकते हैं। यहाँ पे 6 बिलोंग्स से, है ना, 6 बिलोंग्स सेट ए, तो ये 6 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, ये देखना होगा आपको कि 6 इसमें मिल रहा है या नहीं। तो आप बोलिएगा कि 6 है ही नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, नॉट बिलोंग्स लगा दीजिएगा, यानी का कि ये 6 जो है सेट ए का सदस्य नहीं है ना। तो आप इसको सदस्य बतलाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि सदस्य है या नहीं है। आपका जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा उस चैप्टर में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 1.1।